हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की, और इंडियन ज्योग्राफी में जो इकोनॉमिक इंडियन ज्योग्राफी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भारत के खनिज संसाधनों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और आज हम लोग बात करेंगे भारत में पाए जाने वाले जो अधात्विक खनिज हैं उनके बारे में। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, जैसे कि हम लोग करते हैं, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्लियर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं अधात्विक खनिजों की। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अभ्रक के बारे में। अभ्रक के बारे में आपको याद रखना है कि जो अभ्रक है वो आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानों में देखने को मिलता है। आग्नेय चट्टानें मतलब इग्नियस रॉक्स, और कायांतरित चट्टानें मतलब मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये होती क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आपको वो वीडियो जाकर देख लेनी है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो अभ्रक है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में देखने को मिलता है। क्लियर। अभ्रक जो है वो एक पारदर्शक, लचीला और विद्युत निरोधक, मतलब अभ्रक जो है वो इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर मटेरियल होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं इसके उत्पादन के बारे में। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, नहीं भूलना है आपको। और बात करें इसके भंडारण की, तो आंध्र प्रदेश में ही इसके सबसे ज़्यादा भंडारण भी है। और भंडारण के मामले में जो राजस्थान राज्य है वो दूसरे स्थान पर आता है। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा भंडारण अभ्रक का कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत की अभ्रक मेखला। भारत की अभ्रक मेखला को लेकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि भारत की अभ्रक मेखला जो है वो किसे कहा जाता है। देखिए, हजारीबाग, गया और मुंगेर, इन तीनों जगह को मिलाकर बनती है भारत की अभ्रक मेखला। हजारीबाग कहाँ पर है, ये पड़ता है झारखंड में। गया और मुंगेर ये दोनों पड़ते हैं बिहार में। क्लियर। तो हजारीबाग, गया और मुंगेर ये तीनों क्षेत्र और इसके आसपास वाले क्षेत्र को कहा जाता है भारत की अभ्रक मेखला। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो अभ्रक के लिए फेमस है। आगे देखिए, इसी मेखला के अंतर्गत झारखंड का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कोडरमा जिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। इसी मेखला के अंतर्गत झारखंड का एक जिला पड़ता है कोडरमा जिला, और कोडरमा जिला जो है वो भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। याद रहेगा आपको, कोडरमा जिला जो है उसको भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। आगे बात करें रैंकिंग की, तो देखिए याद रखना है आपको कि विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है वो नंबर 1 स्थान पर है अभ्रक के उत्पादन को लेकर, और ब्राज़ील के बाद नंबर आता है मेडागास्कर का। क्लियर। तो ये लेटेस्ट रैंकिंग है, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। क्लियर। आगे बात करते हैं संगमरमर की, मार्बल की, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, संगमरमर जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, कायांतरित चट्टान होती है। इसका निर्माण जो है वो लाइमस्टोन, चूना पत्थर से होता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर। और इन सब के बारे में हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आपको देख लेनी है। क्लियर। उस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअली समझाया हुआ है कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, ये बनती कैसे हैं, रॉक साइकिल क्या है। तो उन सब के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्चुअली बात की हुई है। क्लियर। इस वीडियो में हम लोग केवल फैक्चुअल डिटेल्स देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है। आगे बात करें, देखिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसका निर्माण जो है वो कार्बोनेट चट्टान, लाइमस्टोन या फिर डोलोस्टोन से भी होता है। याद रहेगा आपको। आगे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वो भारत में कहाँ पर देखने को मिलता है। तो याद रखना है आपको कि जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य का जो नागौर जिला है, समझ में आ रही है बात, राजस्थान राज्य का जो नागौर जिला है वहाँ पर है एक मकराना क्षेत्र। राजस्थान राज्य के नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, नहीं भूलना है। देखिए, ये जो मकराना क्षेत्र में मिलने वाला मार्बल है इसी से निर्माण हुआ है ताजमहल का, और इसी से निर्माण हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल का जो कि कलकत्ता में है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए संगमरमर की पॉलिश और कटाई का काम कहाँ पर किया जाता है। संगमरमर की पॉलिश और कटाई के काम के लिए क्या फेमस है,
तो वो है मध्य प्रदेश का कटनी। याद रहेगा आपको, मध्य प्रदेश का कटनी किसके लिए फेमस है? कटाई के लिए। तो ये एक ट्रिक भी बन रही है, कटनी, कटनी मतलब कटाई। कटाई किस चीज़ की? कटाई हो रही है संगमरमर की। कहाँ पर हो रही है? कटनी में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। याद रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सबसे ज़्यादा संगमरमर का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? तो राजस्थान करता है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कोयला के बारे में। कोयला से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। और कोयला से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है। देखिए, बात करते हैं भारत के 2 प्रमुख कोयला क्षेत्रों की। तो भारत के 2 प्रमुख कोयला क्षेत्रों में शामिल है भारत का गोंडवाना क्षेत्र और दूसरा होता है तृतीय कल्प क्षेत्र। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये गोंडवाना क्षेत्र क्या है, तृतीय कल्प क्षेत्र क्या है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारी रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया वाली वीडियो देख रखी है, उस वीडियो में मैंने आपको इन क्षेत्रों के बारे में, इन चट्टानों के बारे में, कौन सी, जैसे कि गोंडवाना चट्टानें, क्लियर, धारवाड़ चट्टानें, आर्कियन चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, कडप्पा चट्टानें, और यहाँ पर ये जो बात हो रही है तृतीय कल्प क्षेत्र, टर्सरी पीरियड वाली चट्टानें जो हैं, इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्चुअली समझाया हुआ है। तो आपको वो वाली वीडियो जाकर देख लेनी है। उस वीडियो को अगर आप लोग देख लोगे तो आप बड़ी आसानी से बता पाओगे कि कौन सी चट्टान में कोयला मिलेगा और कौन सी चट्टान में किस प्रकार का कोयला मिलेगा, ये भी आप बता पाओगे, ठीक है। तो वो वीडियो आपको देख लेनी है। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में कोयले के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो एक तो है गोंडवाना क्षेत्र और दूसरा है तृतीय कल्प क्षेत्र। क्लियर। आगे बात करें, देखिए, गोंडवाना श्रेणी का जो कोयला है वो काफ़ी अच्छी किस्म का कोयला होता है, ये आपको याद रखना है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इससे भी ज़्यादा अच्छी किस्म का कोयला भारत में मिलता है। क्लियर। वो है कार्बोनिफेरस पीरियड का कोयला, जो कि भारत में बड़ी कम मात्रा में मिलता है। कहाँ पर मिलता है वो मिलता है जम्मू कश्मीर में। कौन से प्रकार की चट्टानों में मिलता है? वो मिलता है द्रविडियन टाइप की जो चट्टानें हैं उनमें। तो गोंडवाना श्रेणी का जो कोयला है वो काफ़ी अच्छी किस्म का होता है। इसमें गैस की मात्रा कम होती है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब इसको जलाने के बाद में जो हीट मिलती है, बात समझ में आ रही है, तो वो वाली जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो इसकी काफ़ी हाई होती है। तापोत्पादक शक्ति जो है इस कोयले की वो काफ़ी अच्छी होती है। क्लियर। और एक फैक्ट और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गोंडवाना कोयला है ये भारत में मिलने वाले कुल कोयले का लगभग 98% है। बात समझ में आ रही है। भारत में जितना भी कोयला मिलता है उसमें 98% कोयला जो है वो गोंडवाना कोयला ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो कोयला है वो ज़्यादातर बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है। बात समझ में आ रही है। बिटुमिनस जो है वो कोयला का एक प्रकार होता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन बिटुमिनस से भी अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रासाइट कोल। क्लियर। एंथ्रासाइट कोयला जो है वो बिटुमिनस से भी अच्छी क्वालिटी का होता है। अब ये अच्छी क्वालिटी किस तरीके से डिसाइड होती है? ये होती है कोयले में मिलने वाले कार्बन कंटेंट के आधार पर। क्लियर। ये सब चीज़ मैं इनसे पहले वाली वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जाके आपको वीडियो देख लेनी है। क्लियर। तो जो गोंडवाना कोयला है वो किस प्रकार का कोयला होता है? वो होता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। आगे बात करते हैं तृतीय कल्प क्षेत्र वाले कोयले की। देखिए, टर्सरी पीरियड का जो कोयला है ये काफ़ी नवीन कोयला है, मतलब इसका निर्माण जो है वो काफ़ी बाद में हुआ है। इसी कारण से ये जो कोयला है इसकी क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी क्वालिटी काफ़ी कम होती है। निम्न श्रेणी का कोयला होता है तृतीय कल्प क्षेत्र वाला कोयला। इस कोयले में जो सल्फर की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, मतलब इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसी कारण से जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफ़ी कम होती है और इसी कारण से इस कोयले का इंडस्ट्रीज, उद्योगों में उपयोग नहीं किया जाता। क्लियर। और ये फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत का अधिकांश कोयला जो है वो गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है। लगभग 98% जो है वो गोंडवाना क्षेत्र में ही कोयला मिल जाता है। और इसमें कौन सा कोयला? बिटुमिनस प्रकार का कोयला। क्लियर। आगे बात करते हैं कि गोंडवाना क्षेत्र में जो कोयला है वो कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो देखिए, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, पेंच, सतपुड़ा, वर्धा घाटी और राजमहल पहाड़ियाँ, तो इन सब क्षेत्रों में गोंडवाना क्षेत्र का कोयला मिलता है, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं उष्णता और अशुद्धता के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है। काफ़ी डिटेल में हम लोग इससे पहले ही इनके बारे में बात कर चुके हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो कार्बन कंटेंट है, कोयले में मिलने वाला जो कार्बन कंटेंट है, उसके आधार पर कोयले को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 होता है पीट प्रकार का कोयला। पीट प्रकार के कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 40 से 55% से कम होती है। क्लियर। दूसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 40 से 55% के बीच में होती है। क्लियर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्राउन कोल। तो ये भी आपको याद रखना है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्राउन कोल। किसको? लिग्नाइट कोयले को। तीसरा प्रकार है यहाँ पर बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल में जो कार्बन की मात्रा होती है वो लगभग 50 से 80% के बीच में होती है। और एंथ्रासाइट कोल में जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है लगभग 90 से 95%। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है वो है एंथ्रासाइट कोल। क्लियर। कमेंट करके आपको ये बताना है कि जो एंथ्रासाइट कोल है ये भारत के कौन से क्षेत्र में मिलता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार कौन से राज्य में देखने को मिलता है, तो तमिलनाडु। याद रहेगा आपको, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, लिग्नाइट कोयला। क्लियर। कोयला भंडारण के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडारण है, तो कौन से राज्य में है, झारखंड में। याद रहेगा आपको, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडारण है। झारखंड के बाद नंबर आता है उड़ीसा राज्य का और उसके बाद में छत्तीसगढ़ का। तो इन तीनों राज्यों का ऑर्डर आपको याद रखना है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कौन सी रैंकिंग है ये है कोयले के भंडारण वाली रैंकिंग। क्लियर। आगे बात करते हैं कोयला उत्पादन की। तो देखिए कोयला उत्पादन को लेकर जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है। तो दोनों फैक्ट्स, कोयला भंडारण को लेकर झारखंड और कोयला उत्पादन को लेकर छत्तीसगढ़। क्लियर। छत्तीसगढ़ के बाद नंबर आता है उड़ीसा राज्य का और नंबर 3 स्थान पर है यहाँ पर झारखंड राज्य। याद रहेगा आपको, इतनी बार एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि पूछो मत, सारे फैक्ट्स आपको याद करते हुए चलने हैं। आगे बात करते हैं भारत के कुल कोयले में जो कोकिंग कोल है और नॉन कोकिंग कोल है उनका शेयर कितना है। क्लियर। तो देखिए भारत के कुल कोयले में जो कोकिंग कोल है उसका शेयर है लगभग 5.6% और जो नॉन कोकिंग कोल है उसका शेयर है लगभग 94.4%। बात समझ में आ रही है। अब ये जो कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल है ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बात करते हैं कोकिंग कोल की। कोकिंग कोल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि कोकिंग कोल के अंदर हाई कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है। कोकिंग कोल में जो कार्बन कंटेंट है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, याद रखना है आपको। इसके अंदर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर काफ़ी कम होता है। इसके अंदर जो सल्फर की मात्रा है वो भी काफ़ी कम होती है और जो ऐश है, मतलब जो राख वगैरह है, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि जो कोकिंग कोल है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। क्लियर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में आपको याद रखना है कि जब कोकिंग कोल को एयर की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, उसको हीट किया जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोक में। क्लियर। तो कोक क्या है, कोक का फॉर्मेशन बेसिकली किससे हुआ है, कोक का फॉर्मेशन हुआ है कोकिंग कोल से। कोकिंग कोल को जब एयर की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोक में। और ये जो कोक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो यूजेस हैं, इसके जो प्रयोग हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, कोक का प्रयोग जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में होता है। याद रहेगा आपको, कोक का प्रयोग जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कोकिंग कोल की। नॉन कोकिंग कोल जो है वो कोकिंग कोल के अपोजिट होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अंदर ज़्यादा क्या मिलेगा, इसके अंदर ज़्यादा मिलेगा सल्फर कंटेंट। जो अशुद्धियाँ हैं वो इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि ये जो कोल है इसका आयरन और जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर। तो फिर इसका प्रयोग कहाँ पर होता है ये भी आपको याद रखना है। इसका प्रयोग होता है थर्मल पावर प्लांट्स में। क्लियर। किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्लियर रखना है।
तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि भारत के कुल कोयले में जो कोकिंग कोयल का शेयर है वो कितना है, वो है लगभग 5.6%, तो काफ़ी कम है। और बात करें नॉन कोकिंग कोयल की, उसका शेयर कितना है, उसका है शेयर लगभग 94.4%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर। और ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कोकिंग कोयल है उसको जलाने पर क्या बनता है, उसको जलाने पर बनता है कोक, जिसका यूज होता है इस्पात उद्योग में, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है उसमें कोक का प्रयोग होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की। तो राज्यों के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड की। तो देखिए, आपको याद रखना है झरिया, कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल और गिरिडीह। क्लियर। ये जो क्षेत्र हैं ये झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? झरिया, कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल और गिरिडीह। क्लियर। बात करते हैं झरिया की। झरिया जो है वो झारखंड के धनबाद जिले में पड़ता है। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर कोकिंग कोल का सबसे ज़्यादा भंडारण है। आगे बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की। छोटा नागपुर पठार में भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 65% कोयला उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है? छोटा नागपुर पठार में। और छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में जोन जोन से राज्य आते हैं जहां पर कोयले का उत्पादन होता है, वो कौन कौन से हैं? वो हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का कोरबा, तातापानी, बिश्रामपुर, बिलासपुर, सोनहट और रामकोला, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन होता है। क्लियर। आगे बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा का तलचर जो क्षेत्र है, तलचर, वो कोयला के लिए फेमस है। क्लियर। पश्चिम बंगाल के बारे में आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र, वर्धमान, बाकुंडा, वीरभूमि और दार्जिलिंग, ये जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के, ये कोयला के लिए फेमस है, याद रखना आपको। और रानीगंज के बारे में अभी एक फैक्ट हम लोगों ने याद किया था कि रानीगंज जो है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्लियर। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का जो नामचिक नामफुक क्षेत्र है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के चोंगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन सा क्षेत्र है? नामचिक नामफुक। कहाँ पर पड़ता है? चोंगलांग जिला में, अरुणाचल प्रदेश के। तो ये क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कोयले के लिए फेमस है। क्लियर। आगे बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु का जो नेवेली है, तमिलनाडु का जो नेवेली क्षेत्र है वो कोयला के लिए फेमस है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम लोग लिग्नाइट कोयला की बात करते हैं तो भारत का तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले के भंडारण देखने को मिलते हैं। और बात करें क्षेत्र की तो नेवेली क्षेत्र है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कोल बेड मीथेन के बारे में। देखिए, कोल बेड मीथेन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि भाई ये होता क्या है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कोल बेड मीथेन के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोल बेड मीथेन जो है वो एक प्रकार की नेचुरल गैस होती है। आपको याद रखना है कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है पृथ्वी के अंदर जो कोल डिपॉजिट्स हैं उसके आसपास। समझ में आ रही है बात? तो कोल बेड मीथेन जो है वो एक नेचुरल गैस होती है जो कि मिलती है कोल डिपॉजिट्स में। क्लियर। आगे बात करें, देखिए, कोल बेड मीथेन जो है वो क्लीन एनर्जी का सोर्स होती है, भूलना नहीं है। क्लियर। और इसके जो यूजेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका इस्तेमाल होता है पावर जनरेशन में, इसका इस्तेमाल होता है सीएनजी के तौर पर, जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है उसके तौर पर इसका एज ए फ्यूल यूज होता है। क्लियर। और इसका यूज होता है फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी, जो उर्वरक होते हैं उनको बनाने के लिए भी कोल बेड मीथेन का इस्तेमाल होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये हैं कोल डिपॉजिट्स, और इन कोल डिपॉजिट्स के पास में मिलती है यहाँ पर, ये देखिए, कोल बेड मीथेन। क्लियर। और फिर इसको ड्रिल कर कर पृथ्वी के अंदर से बाहर निकाला जाता है। क्लियर। देखिए, इसके एक्सट्रैक्शन से संबंधित बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जिसमें से एक काफ़ी कॉमन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब कोल बेड मीथेन को ड्रिल कर कर पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है तो उसके साथ साथ में निकलती है मीथेन गैस। और मीथेन गैस जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस होती है। और जैसे जैसे मीथेन गैस जो है वो एनवायरनमेंट में मिलेगी तो इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, बात समझ में आ रही है? इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है। क्लियर। तो ये क्या है? ये एक कंसर्न है किसको लेकर? कोल बेड मीथेन के एक्सट्रैक्शन को लेकर। तो ये सारी बातें आपको कोल बेड मीथेन के बारे में याद रखनी है। क्लियर।
तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो कोल बेड मीथेन के बारे में बात करनी थी वो मैंने आपको बता दी है। जैसे कि इसका निष्कर्षण जो है वो कोयला संधियों से होता है, मतलब जहाँ पर कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं वहाँ से इसको निकाला जाता है। और बात करें भारत की, तो भारत में जो कोल बेड मीथेन है वो काफ़ी मात्रा में मौजूद है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं सेल गैस की। सेल गैस के बारे में सबसे पहले आपको इसके कंपोजिशन के बारे में याद रखना है कि सेल गैस जो है वो किन किन से मिलकर बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नंबर 1 आपको याद रखना है प्रोपेन। इसमें क्या होता है? प्रोपेन होता है। क्लियर। नंबर 2 ब्यूटेन, इसमें ब्यूटेन भी होता है। 80% इसमें मीथेन गैस होती है, ये भी आपको याद रखना है। 4% इसमें इथेन होती है। तो 4 चीज़ें हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 प्रोपेन, नंबर 2 ब्यूटेन, नंबर 3 80% मीथेन गैस और नंबर 4% इथेन। तो इन सबको मिलाकर बनती है सेल गैस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्लियर। बात करें कि मिलती कहाँ पर है भारत में, तो सिंधु गंगा मैदान यहाँ पर मिलती है, असम में मिलती है, गुजरात में मिलती है और राजस्थान में भी मिलती है। क्लियर। तो ये सारे फैक्ट्स सेल गैस के बारे में आपको नहीं भूलने हैं। अब कुछ और जो भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। खासकर कि गोंडवाना कोयला जहां पर मिलता है उन क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत में जितना भी कोयला मिलता है उसका लगभग 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है। क्लियर। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में जो राज्य आते हैं और उन राज्यों में जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो गोदावरी घाटी है वो एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है, याद रखना है आपको, यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। बात करें असम की, तो असम का जो सिंगरी मारी क्षेत्र है वो कोयले के लिए फेमस है। क्लियर। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे कि सुहागपुर, और सुहागपुर जो है ये बेसिकली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। तो इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में है और इसका कुछ हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो सुहागपुर जो है वो कोयला के लिए फेमस है, भूलना नहीं है। आगे बात करें सोनट, झिलमिल, विश्रामपुर, बिलासपुर, कोरबा, तातापानी और रामकोला, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो छत्तीसगढ़ में पड़ने वाले प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड का झरिया के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। झरिया जो है झारखंड का एक बहुत फेमस कोयला उत्पादन क्षेत्र है, भूलना नहीं है। क्लियर। तो झरिया, बोकारो, करनपुरा, डाल्टनगंज, राजमहल, लालमटिया, तो ये जो क्षेत्र हैं वो झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का सोहागपुर के बारे में अभी हम लोगों ने बात करी है। इसका कुछ क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। आगे आपको याद रखना है सिंगरौली के बारे में। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इनके बॉर्डर पर पड़ता है। तो दोनों राज्यों का नाम आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का भी और मध्य प्रदेश का भी। क्लियर। आगे देखिए, पेंच और कान्हा, ये जो क्षेत्र हैं ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, जो किस लिए फेमस है? जो कोयले के लिए फेमस है। क्लियर। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो वर्धा घाटी है और जो कामठी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कामठी के बारे में। कामठी जो है वो महाराष्ट्र का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है और साथ साथ में वर्धा घाटी के बारे में भी आपको याद रखना है। क्लियर। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का एक ही फेमस क्षेत्र है जिसका नाम है तलचर। तलचर कहाँ पर है? यह है उड़ीसा में। क्लियर। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की जो गोदावरी घाटी है, देखिए गोदावरी घाटी के बारे में अभी हम लोगों ने बात करी, जो कहाँ पर है? जो कि आंध्र प्रदेश में भी है। तो गोदावरी घाटी आए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है सिंगरैनी के बारे में। सिंगरैनी क्या है? सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना में पड़ता है और ये फेमस है कोयले के लिए, याद रहेगा आपको। देखिए यहाँ पर दो नाम एक ही जैसे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं। एक है सिंगरौली, देख रहे हो, एक है यहाँ पर सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। और दूसरा यहाँ पर ये सिंगरैनी है। तो सिंगरौली और सिंगरैनी, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना में पड़ता है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम की जो रंगीत घाटी है वो कोयला के लिए फेमस है। बात करें उत्तर प्रदेश की, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिंगरौली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में भी है। बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज क्षेत्र है, वीरभूमि क्षेत्र है और दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है, ये सारे क्या हैं?
ये कोयला के लिए फेमस है। क्लियर। तो ये जितने भी राज्यों के बारे में हम लोगों ने बात करी है, यहाँ पर किस प्रकार का कोयला मिलता है, यहाँ पर मिलता है गोंडवाना कोयला। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं तृतीय कल्प क्षेत्र की, जो टर्सरी पीरियड है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पर कोयला मिलता है, उसके बारे में आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। जैसे कि हम लोग बात करें असम की। देखिए, असम का जो माकुम क्षेत्र है, बात समझ में आ रही है, असम का जो माकुम क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का जो नामचिक नामफुक क्षेत्र है, और मेघालय की जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वो वाला क्षेत्र, और नागालैंड का कुछ क्षेत्र। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। असम का माकुम क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश का नामचिक नामफुक क्षेत्र, मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, और नागालैंड का कुछ क्षेत्र। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है टर्सरी पीरियड का कोयला। इस मैप से भी आप इसको याद रख सकते हैं। बात करें मेघालय की, तो मेघालय में क्या है, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ। क्लियर। असम में माकुम क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामफुक वाला क्षेत्र जो है। तो ये जो तृतीय कल्प क्षेत्र वाला कोयला है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ये जो पीरियड है काफी नया पीरियड है, और यहाँ पर जो कोयले का निर्माण हुआ है वो काफी नया कोयला है। उस वजह से इस कोयले की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है अगर हम लोग इसका कंपेयर करते हैं किससे, गोंडवाना कोयले से। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर इस टॉपिक की थोड़ी हमारी कवर होती है, जिसमें हम लोगों ने कुछ अधात्विक खनिजों के बारे में बात करी है। जैसे कि हम लोगों ने बात करी अभ्रक के बारे में, संगमरमर के बारे में, और फिर हम लोगों ने बात करी है कोयले के बारे में। कोयले से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो हम लोगों ने सारे थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर लिए हैं। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पहले यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं इनके आंसर आपको पहले अपने आप से निकाल लेने हैं, उसके बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे एमसीक्यू सोल्व करने हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से आपको आंसर बता दूंगा। आपको करना क्या है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आपको तुरंत वीडियो को पॉज कर लेना है और अपना आंसर नोट डाउन कर लेना है। उसी के बाद आपको मेरा आंसर सुनना है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है। देखिए, यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो आंध्र प्रदेश है वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। सबसे ज्यादा अभ्रक संसाधन मिलते हैं आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान राज्य, और तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है उड़ीसा के बारे में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर। इसको कहा जाता है अभ्रक मेखला। क्लियर। और इस मेखला में झारखंड का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कोडरमा। ये जो कोडरमा जिला है इसको कहा जाता है अभ्रक राजधानी। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ऊपर दिए गए मानचित्र में काले चिन्ह दर्शाते हैं किसको, ये आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अभ्रक का वितरण। देखिए, ये जो काले चिन्ह है, जैसे कि यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में क्या मिलता है ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में मिलता है अभ्रक। क्लियर। ये वाला जो क्षेत्र है उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या मिलता है, यहाँ पर भी अभ्रक मिलता है। और ये वाला क्षेत्र जो है ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या मिलता है, यहाँ पर भी अभ्रक मिलता है। तो ये जो वितरण है ये अभ्रक का वितरण है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अभ्रक का। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ब्राजील में। नंबर 1 स्थान पर है ब्राजील और नंबर 2 स्थान पर है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको उत्पादन के बारे में बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आपको सोल्व करना है। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपरयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, यहाँ पर बात करें चादरी अभ्रक की, चादरी अभ्रक के उत्पादन को लेकर जो ब्राजील है, ब्राजील नंबर 1 स्थान पर है, याद रखना है आपको। बात करें तांबा की, तो तांबा के उत्पादन को लेकर जो चिली है, चिली नंबर 1 स्थान पर है। और जिप्सम, जिप्सम के उत्पादन को लेकर जो चीन है, चीन याद रखना है, चाइना, तो चाइना जो है वो नंबर 1 स्थान पर है। और लौह अयस्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो लौह अयस्क के उत्पादन को लेकर जो ऑस्ट्रेलिया है, क्लियर, जो ऑस्ट्रेलिया है वो नंबर 1 स्थान पर है।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये पाया जाता है राजस्थान के मकराना में। क्लियर। संगमरमर क्या है? संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टानें होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। संगमरमर है, संगमरमर जो है वो चूना पत्थर से निर्मित चट्टानें होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्लियर। इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। देखिए, भारत के इस मानचित्र में 4 कोयले क्षेत्र को दिखाया गया है। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कर्णपुरा। देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये डी, ये कर्णपुरा वाला क्षेत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्णपुरा जो है वो झारखंड में पड़ता है, और ये वाली जो जगह है ये कहीं से भी झारखंड में नहीं पड़ती है। क्लियर। झारखंड कहीं पर यहाँ पर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? झारखंड कहीं पर यहाँ पर पड़ेगा, तो ये जो ऑप्शन डी है ये गलत है। क्लियर। डी जो है वो कर्णपुरा को दर्शाता नहीं है। बाकी के जो 3 क्षेत्र हैं ये बिल्कुल सही हैं। क्लियर। जैसे कि ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पर सतपुड़ा है, बिल्कुल सही है। बी की बात करें सोनघाटी, तो ये भी सही है। और डी की बात करें कोरबा, तो ये क्षेत्र भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्लियर। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निश्चयों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गोंडवाना तंत्र। क्लियर। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित शैलकर्मों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोंडवाना कर्म। क्लियर। आगे बात करें, निम्नलिखित शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गोंडवाना समूह। क्लियर। इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय कोयले का अभिलक्षण है, ये आपको देखना है। क्लियर। तो नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है उच्च भस्म अंश। क्लियर। नंबर 2 निम्न सल्फर अंश। नंबर 3 निम्न भस्म संगलन तापमान। संगलन तापमान होता है फ्यूजन टेम्परेचर। क्लियर। तो इनके बारे में आपको देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भारतीय कोयले का है या नहीं है। क्लियर। नंबर 1 की बात करें, देखिए उच्च भस्म अंश, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उच्च भस्म का मतलब होता है बेसिकली कार्बन कंटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, और भारत में जो गोंडवाना क्षेत्र है, क्लियर, वो बिटुमिनस टाइप का कोयला है, और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कार्बन कंटेंट मिलता है। तो जो नंबर 1 पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। क्लियर। नंबर 2 की बात करें, निम्न सल्फर अंश, अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो सल्फर कंटेंट है वो कम होगा, तो ये भी सही है। बात करें ये संगलन तापमान की, तो देखिए भारत में मिलने वाला जो कोयला है उसका जो फ्यूजन टेम्परेचर है, जो संगलन तापमान है, वो कम नहीं होता है बल्कि ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? इन ऑप्शंस को आपको पढ़ लेना है। इनमें जो सबसे सही तर्क है, जिसको आप लोग जानते भी हो, वो है ऑप्शन बी। इनमें भारत का 90% से ज़्यादा कोयला भंडार पाया जाता है। क्लियर। इस क्वेश्चन को आपको देखना है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कथन की। देखिए, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.5 करोड़ टन है। तो ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2019 का एक क्वेश्चन है। क्लियर। कारण देखते हैं, देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। क्लियर। तो ये आपको चेक करना है सही है कि नहीं है। क्लियर। सबसे पहले हम लोग कारण की बात कर लेते हैं। देखिए, कारण बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं देश के कुल कोयले भंडार का आधे से अधिक कहाँ पर मिलता है, तो वो इन्हीं 2 राज्यों में मिल जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्लियर। बात करते हैं कथन की। देखिए, कथन के अनुसार क्या कहा गया है कि भारत में सभी प्रकार का जो कोयला है उसका कुल भंडारण कितना है? 293.5 करोड़ टन। क्लियर। ये जो डेटा है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको लेटेस्ट डेटा की बात बताऊं तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत में सभी प्रकार के कोयले का जो कुल भंडारण है वो है लगभग 326 बिलियन टन। याद रखना है आपको, लगभग 326 बिलियन टन। क्लियर। और 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि 326 बिलियन टन मतलब लगभग 32,600 करोड़ टन। इतना कोयला जो है वो अभी भारत में भंडारण के तौर पर मौजूद है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, तो ये आपको बताना है।
देखिए काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और यहाँ पर ये जो रैंकिंग दी गई है ये सारी की सारी गलत है। क्लियर। जो इसकी लेटेस्ट रैंकिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी लेटेस्ट रैंकिंग आपको याद रखनी है कि कोयला उत्पादन को लेकर जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, उड़ीसा नंबर 2 पर और झारखंड नंबर 3 पर। क्लियर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं तो कौन से हैं। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, झारखंड और छत्तीसगढ़। क्लियर। छत्तीसगढ़ नंबर 1 स्थान पर और उसके बाद झारखंड को आपको इसके साथ में कंसिडर करना है। देखिए अगर आप लोग ऑप्शन ए पर ध्यान दोगे, यहाँ पर झारखंड और उड़ीसा की बात हो रही है। क्लियर। लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ नहीं है, तो इस ऑप्शन की बजाय जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो नंबर 1 स्थान पर है, तो छत्तीसगढ़ को आपको कंसीडर करके चलना है। क्लियर। छत्तीसगढ़ के साथ में यहाँ पर झारखंड दिया है। झारखंड कौन से स्थान पर है? झारखंड नंबर 3 स्थान पर है और उड़ीसा जो है वो नंबर 2 पर है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्लियर। तो देखते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी पुराना है और इसी के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं, तो ये ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं। मैं आपको इसका जो वर्तमान वाला आंसर है वो आपको बता देता हूँ। देखिए नंबर 1 पर आएगा छत्तीसगढ़, याद रखना आपको, नंबर 1 पर छत्तीसगढ़, नंबर 2 पर उड़ीसा। क्लियर। नंबर 3 पर आएगा झारखंड और फिर उसके बाद में कहीं पर जाकर आएगा 4th नंबर पर मध्य प्रदेश। तो ये ऑर्डर आपको नहीं भूलना है। क्लियर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में निम्न में से कौन सा सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है। क्लियर। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से जो उड़ीसा है, ऑप्शन सी, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्लियर। आगे बात करें, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इन चारों ऑप्शंस में से भी कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा में। क्लियर। याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। आगे बात करें, देखिए कोयला के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, भंडारण की यहाँ पर बात हो रही है और कोयले के भंडारण में जो रैंकिंग है वो बदल जाती है। देखिए अभी जो रैंकिंग मैंने आपको बताई है वो कोयले के उत्पादन को लेकर है। क्लियर। कौन सी रैंकिंग है वो? ये है वो रैंकिंग। छत्तीसगढ़ जो है वो नंबर 1 स्थान पर है कोयला उत्पादन को लेकर, नंबर 2 पर है उड़ीसा और नंबर 3 पर है झारखंड राज्य। क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कोयला भंडारण के बारे में, तो यहाँ पर आकर जो रैंकिंग है वो थोड़ी बदल जाती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कोयला भंडारण के मामले में जो झारखंड राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर। उड़ीसा जो है वो नंबर 2 पर है, छत्तीसगढ़ जो है वो नंबर 3 पर है, याद रखना है आपको, और मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 4 स्थान पर है। क्लियर। आगे बात करें, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडारण जो है वो झारखंड राज्य में देखने को मिलता है। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कोयला भंडारण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो रैंकिंग आपको याद रखनी है। नंबर 1 पर आता है झारखंड राज्य, नंबर 2 पर आएगा उड़ीसा राज्य, नंबर 3 पर आएगा छत्तीसगढ़ और नंबर 4 पर आएगा मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको कोयला भंडारण वाले राज्यों की रैंकिंग बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर। आगे बात करें, निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है, ये आपको बताना है। देखिए ये थोड़ी सी रैंकिंग में यहाँ पर बदलाव है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ नंबर 1 स्थान पर है, उत्पादन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर 1 स्थान पर छत्तीसगढ़ है। नंबर 2 पर वर्तमान की रैंकिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 2 पर है उड़ीसा, नंबर 3 पर है झारखंड। क्लियर। नंबर 3 पर क्या है? झारखंड है। और महाराष्ट्र को फिर आपको याद रखना है नंबर 4 पर। वैसे अगर मैं आपको बताऊं नंबर 4 पर आता है एमपी। क्लियर। मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 4 पर है। कोयला उत्पादन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है किससे। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोयला की खोज से। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है कितनी। तो देखिए यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों के चारों ही गलत हैं।
क्यों? क्योंकि देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की जो हिस्सेदारी है वो है लगभग 18%। ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर? वर्तमान डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, सारे फैक्ट्स आपको याद करते चलने हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक राज्यों के बारे में आपको बताना है अवरोही क्रम में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ नंबर 1 स्थान पर, उड़ीसा नंबर 2 पर और झारखंड जो है वो नंबर 3 स्थान पर है अगर हम लोग बात करते हैं कोयला उत्पादन की। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो उत्पादक राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर? इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? ये आपको बताना है। तो देखिए कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। क्लियर? कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, नहीं भूलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में दिए गए हैं कोयला उत्पादक क्षेत्र और सूची 2 में बात हो रही है कोयला खदानों की। तो देखते हैं, देखिए मिलाते हैं इनको। अगर हम लोग बात करें दामोदर घाटी की, तो दामोदर घाटी में जो प्रमुख कोयला खदान है उसका नाम है बराकर। क्लियर? तो इससे मिल जाएगा बराकर, ये आपको याद रखना है। सोन घाटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोन घाटी में है उमरिया। उमरिया खादान कहाँ पर है? ये सोन घाटी में है। और गोदावरी घाटी में है सिंगरैनी, ये आपको याद रखना है। सिंगरैनी कहाँ पर है? गोदावरी घाटी में। और सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर? आगे बात करें महानदी घाटी की, तो महानदी घाटी में है तलचर। और तलचर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में है कोयला क्षेत्र और सूची 2 में इनकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो मिलाते हैं इनको। देखिए तलचर की बात करें, तलचर मैंने अभी आपको बताया, तलचर जो है वो महानदी घाटी में पड़ता है। और तलचर है कहाँ पर? यह है उड़ीसा में, याद रहेगा आपको। बात करें कर्णपुरा की, कर्णपुरा जो है झारखंड में पड़ता है और ये जो है वो दामोदर घाटी में है। कहाँ पर है? दामोदर घाटी में। क्लियर? बात करते हैं सिंगरौली की, सिंगरौली कहाँ पर पड़ता है? सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इनके बॉर्डर पर है। और बात करें घाटी की, तो सिंगरौली जो है वो सोन नदी घाटी में पड़ता है। क्लियर? और बात करें सिंगरैनी की, देखिए सिंगरौली और सिंगरैनी इनको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना में पड़ता है। कौन सी नदी घाटी में? गोदावरी नदी घाटी में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ का, किस राज्य में पड़ता है? तो बता चुका हूँ उसके बारे में, ये पड़ता है उड़ीसा में। इसके बारे में आपको नहीं भूलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान रहा है लगभग कितना? क्लियर? देखिए काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 1998 का है। उस समय इसका आंसर क्या था? उस समय इसका आंसर था ऑप्शन डी, 80%। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान रैंकिंग की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले क्षेत्र का भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 65% की हिस्सेदारी है। तो ये वर्तमान डेटा, ये भी आपको नहीं भूलना है। आगे बात करते हैं, झारखंड में कोयला की खान अवस्थित है कहाँ पर? तो झारखंड में एक ही फेमस कोयले की खान है जो कि है झरिया में, याद रहेगा आपको, झरिया में। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है? देखिए कोयला भंडार जो है वो 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो होता है परमाणिक कोयला भंडार और एक होता है कुल कोयला भंडार। क्लियर? अगर हम लोग बात करते हैं परमाणिक कोयला भंडार की, तो परमाणिक कोयला भंडार के दृष्टिकोण से जो झरिया है, झरिया नंबर 1 स्थान पर है। और बात करें अगर कुल कोयला भंडार की, तो कुल कोयला भंडार के दृष्टिकोण से जो रानीगंज है, जो कहाँ पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, ये नंबर 1 स्थान पर है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन से में स्थित है? झारखंड में स्थित है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है, मतलब निम्न क्वालिटी का कोयला है, जिसमें जो कार्बन कंटेंट की मात्रा होती है वो होती है लगभग 35 से 40% के आसपास। तो ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। बात करें इसके कारण की, देखिए कारण में क्या दिया हुआ है कि भारत में झारखंड जो है वो लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। क्लियर?
तो देखिए इनके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करें कथन की, देखिए कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि लिग्नाइट जो है वो निम्न क्वालिटी का कोल होता है और उसके अंदर लगभग 35 से 40% के आसपास ही कार्बन कंटेंट होता है। लेकिन ये जो कारण है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट भारत के तमिलनाडु राज्य में मिलता है। और बात करें जगह की, तो तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र जो है, नवेली, वहाँ पर मिलता है लिग्नाइट। तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कारण है वो गलत है। क्लियर? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया ये। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नवेली। कहाँ पर पड़ता है नवेली? नवेली पड़ता है तमिलनाडु में, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? आगे बात करें, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है? तो किस में है? तमिलनाडु में है। क्लियर? इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन दिया हुआ है, कोयले का अंतरराज्य परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटन है। कारण देखते हैं। कारण दिया हुआ है कि बंगाल झारखंड कोयले की खादानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। क्लियर? देखिए यहाँ पर कथन जो है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं कोयले के अंतरराज्य परिवहन की, जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है कोयले का, उसमें जो रेलवे है, रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी कारण से जो रेलवे है वो कोयले को भारत के दूर दूर क्षेत्रों तक पहुंचा पाई है। क्लियर? और बात करें कारण की, तो कारण भी बिल्कुल सही है। बंगाल झारखंड कोयले की खादानें पश्चिमोत्तर राज्य की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। और वो किसके कारण पॉसिबल हो पाया है? वो रेलवे के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बात करें, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्रामपुर पड़ता कहाँ पर है। देखिए विश्रामपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में, बोलना नहीं है। विश्रामपुर कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और ये फेमस है कोयला के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में दिए गए हैं कोयला क्षेत्र और सूची 2 में दिए गए हैं संबंधित राज्य। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। कर्णपुरा की बात करते हैं। कर्णपुरा जो है वो पड़ता है झारखंड राज्य में। बात करें सिंगरैनी की, सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना राज्य में पड़ता है वर्तमान में। लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले वो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता था। क्लियर? तो इससे मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, याद रखना है आपको। और बात करें नेवेली की, नेवेली जो है ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में, जो किसके लिए फेमस है? जो लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। क्लियर? और बात करें कोरबा की, कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। क्लियर? इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयला संस्तर मीथेन मतलब कोल बेड मीथेन की यहाँ पर बात हो रही है, और शेल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। पहला दिया हुआ है, कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से निष्कर्षित की जा सकती है। क्लियर? तो सबसे पहले इसी पर फोकस करते हैं। देखिए कोल बेड मीथेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको निकाला जाता है कोयला संधियों से, जहां पर कोल डिपॉजिट्स हैं वहां से इसको निकाला जाता है। और ये जो है एक शुद्ध गैस होती है और इसमें होती है ज़्यादातर मीथेन। तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे बात करें, शेल गैस जो है वो केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। शेल गैस में जो है वो लगभग 86% मीथेन गैस होती है, ये आपको भूलना नहीं है। और लगभग 4% होती है इथेन गैस। क्लियर? और लगभग 1% होती है प्रोपेन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो सेंटेंस है कि शेल गैस में केवल प्रोपेन और ब्यूटेन ही होती है, तो ये गलत है। और आगे ये जो बात कही गई है कि शेल गैस को अवसादी सेलों से निष्कर्षित किया जाता है, तो ये भी सही है। क्लियर? तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। क्लियर? आगे बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। भारत में कोयला संस्तर मीथेन जो है उसके स्रोत बहुतायत में है, तो ये बिल्कुल सही बात है। किंतु अब तक शेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं, तो ये गलत है।
बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि भारत में जो सेल गैस है उसके भी बहुत ज़्यादा भंडार मौजूद हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं सिंधु गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सेल गैस मिल जाती है। असम में मिलती है, गुजरात में मिलती है, राजस्थान में मिलती है, और भारत का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी सेल गैस के विशाल भंडार मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है। क्लियर? इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा यूज होता है ऊर्जा के उत्पादन में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? तो नहीं है आपको बताना है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पुडुचेरी। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तमिलनाडु के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तमिलनाडु जो है वो फेमस है किसके लिए? लिग्नाइट के लिए। तमिलनाडु का जो नेवेली क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? नेवेली क्षेत्र। यहाँ पर मिलते हैं लिग्नाइट के भंडार। ये आपको याद हुआ। अब इसी के साथ साथ में आपको गुजरात, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर भी लिग्नाइट के निश्चय मिलते हैं। क्लियर? लेकिन झारखंड की अगर हम लोग बात करते हैं, झारखंड में लिग्नाइट कोयला नहीं मिलता है। झारखंड जो है वो गोंडवाना क्षेत्र में पड़ता है और गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है बिटुमिनस कोल। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, झारखंड। आगे बात करें, निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सी नदी है? क्लियर? देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी घाटी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में मेंशन है कोयला क्षेत्र और सूची 2 में है राज्य। ठीक है, चलिए मिलाते हैं इनको। बात करते हैं राजमहल की। राजमहल पड़ता है झारखंड में। क्लियर? सोहागपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। देखिए यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, यहाँ पर ये जितने भी फैक्ट हैं इनमें से एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने थ्योरी में कवर नहीं किया है। तो आपको वो जो थ्योरी है जो हम लोगों ने पहले कवर की है उसको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है और उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। क्लियर? आगे देखें। देखिए बात करते हैं विश्रामपुर की। विश्रामपुर कहाँ है? विश्रामपुर है छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है। और रानीगंज कहाँ पर है? रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। क्लियर? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में है कोयला क्षेत्र और सूची 2 में है उनकी अवस्थिति। देखते हैं, बात करते हैं माकुम की। तो माकुम जो है वो पड़ता है असम में। क्लियर? याद रखना है आपको। नामचिक नामफुक, इसका पूरा नाम क्या है? नामचिक नामफुक। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। गिरिडीह कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड में। और बात करें सोहागपुर की, तो सोहागपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। क्लियर? तो इनकी अवस्थिति आपको याद रखनी है। क्लियर? इस क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करें, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है कोयला खादान और सूची 2 में है भारत के राज्य। ठीक है, मिलाते हैं इनको। बात करते हैं झिलमिली की। झिलमिली कोयला खादान जो है वो पड़ती है छत्तीसगढ़ में, नहीं भूलना है आपको। झिलमिली कोयला खादान जो है कहाँ पर पड़ती है? छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती है। क्लियर? बात करें कर्णपुरा की। कर्णपुरा कहाँ पर पड़ता है? कर्णपुरा पड़ता है झारखंड में। क्लियर? रामपुर हिमगिर जो है ये पड़ता है उड़ीसा में, ये भी आपको याद रखना है। और बात करें सोहागपुर की, सोहागपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है कोयला क्षेत्र और सूची 2 में दिए गए हैं भारत के राज्य। ठीक है, बात करते हैं रंजीत घाटी की। रंजीत घाटी या फिर रंगित घाटी ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है सिक्किम में, याद रहेगा आपको। बात करें तंदूर की, तंदूर जो है ये पड़ता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। क्लियर? बात करें वडोदरा की, वडोदरा जो है ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ये भी आपको नहीं भूलना है। और बात करें ललमटिया की, ललमटिया पड़ता है झारखंड में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सारे के सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है भारत में पाए जाने वाले अधात्विक खनिजों की। आई होप कि आपको पूरा का पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।